अरन यानी जो संदीप का चाइल्ड है, एन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है हम तो उस पर पहुंचेंगे, बट दिस इज व्हाट संदीप इज डूइंग प्रेजेंटली अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कैसे हुआ उसकी कहानी संदीप ने ऑटोमेटिकली शुरू करी है, समझते हैं जी। तो हम यहाँ से वहां पहुंच गए जंगलों में, एक पैच लेके आसपास आदिवासी गांव थे, तो उसमें रहने लग गया। तो अब संदीप की लाइफ में फॉरेस्ट, ट्राइबल, ये सब आ गया, एंड कोर्ट केसेस से जुड़े हुए आउटसाइड द कोर्ट, ठीक है, तो ये सब आ गया। और अब उस पूरी प्रक्रिया में इन मल्टीपल स्टेजेस, पहला फेज ये हुआ कि आई स्टार्टेड वर्किंग, कि मुझे ये जमीन पूरा आध्यात्मिक रूप से मैंने कहा ये ऊपर से आ गई। अच्छा बाय द वे, ये किस्सा आपको बताना जरूरी है। तो जमीन मैं देखने गया, और जमीन देखने गया तो मेरे साथ मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है जमीन तक पहुंचना। अच्छा, वो जमाने की बात है, आज तो रोड्स हैं कि बारिश में आप जा नहीं सकते, 4 महीने आप जा नहीं सकते। सर्दियों में एक रोड खुलती है, गर्मियां इजी रहती हैं, और चारों तरफ घास ही घास है, जंगल कट चुके हैं, और उस घासों में जानवर छुपे रहते हैं। कहने को जंगल है, सिर्फ पेड़ कट चुके हैं और चारों तरफ घास ही घास है, और उसमें जानवर रहते हैं ढेर सारे घास में। तो ये थी जमीन की स्थिति, ठीक है, जिसमें भी अब मैं जब उस पे गया तो मेरे फादर भी थे साथ में, तो वो निराश हो गए कि ये क्या ले लिया तुमने, ये कैसे ले ली। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही होगा, हाँ, कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, सदियों में कुछ नहीं होगा। एंड फिर मैं आया, मैंने कहा इसको निकाल देते हैं, इसको बेच देते हैं। जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उससे बात करी कि क्या किया? नहीं, वो उससे बात नहीं करी, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही वो फायर लगी कोल्ड स्टोरेज में, एंड पॉसिबली शायद उसका जो भी पर्पस रहा हो, उसके बाद वो फिर इनकम्युनिकेटिव हो गया। तो ऐसा होता है, रियलिटी ऑफ लाइफ। हाँ, रियलिटी ऑफ लाइफ होता है कि आपका कुछ फायदा हो जाता है, आप गायब। यस, मैंने बोला ना, रियलिटी ऑफ लाइफ। तो बेसिकली ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। एंड देन नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू द लैंड, सी हाउ सिंपल मैन यू आर। मतलब जिस आदमी ने ये किया उसके बारे में आपका रिएक्शन देखिए कि ऐसा होता है, हो गया। हाँ, इसका मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, वो बहुत समझ सीखने के लिए है। बट वहां जब जमीन पे चले गए, नेक्स्ट टाइम मैं गया कि मैं इसको सेल करता हूँ, क्योंकि फादर बहुत ही गुस्सा थे। एंड मैं, ठीक है कि अब हाथ भी टूटा है, काम कैसे करोगे। तो वहां पे क्या हुआ, एक कोबरा आया, मैं जमीन पे बड़ा सा रहता था। एंड हमारे जो साथ में थे, जिन्होंने जमीन, ब्रोकर भी थे, गांव वाले भी थे, वो चाहते थे कि हम वहां पे रहें, बिकॉज पहले वहां कोई आया नहीं था। तो उनको लगा कि कोई शहर से आया है, बड़ा आदमी है, काम करेगा तो हमारी कुछ सैलरी लग जाएगी। पता कर ही चुके होंगे वो आपके बारे में। तो जो भी पहले ही आदमी था, उस गांव में पहुंचा, तो हमें भी कुछ नौकरी मिल जाएगी। तो वो मुझे मनाने में लगे रहे। जैसे मैंने कोबरा देखा, मेरा ये रिएक्शन था, अच्छा ये भी है यहाँ पे, तो कैसे काम होगा। ठीक, वो उनका सेंटेंस ये था कि भैया आप अगली बार आओगे आपको ये नहीं मिलेगा, हम इसको मार देंगे, ठीक है, तो आप जाओ नहीं। हाँ, तो जैसे मैंने ये सुना, मैंने कहा नहीं, मेरे इसको रहना है, ठीक है, अब मैं जमीन नहीं बेचूंगा। तो बड़ा मैंने मन में सोच लिया कि अगर मैंने छोड़ा तो ये तो इसको मतलब इसका पूरा हैबिटेट खत्म कर देंगे, ठीक है, तो अब मैं तो छोड़ भी नहीं सकता जमीन, अब मुझे यहीं रहना है। और इंसिडेंटली अगले 15 साल में उस कोबरा से जो हमारी दोस्ती हुई है, मतलब वंडरफुल। संदीप, यू आर एन इंस्पिरेशन। तो जमीन फिर वो होप बन गया कि आप जमीन नहीं छोड़ना है, नहीं तो भाई कोबरा बचाना है अपने। तो और फिर वहां से मुझे कुछ मिला कि यार ये कैसी मानसिक स्थिति हो गई है ट्राइबल्स की, गांव की, कि मुझे रुकवाने के लिए चंद हजार पैसों के लिए ये कोबरा भी मार देंगे, जो गांव का सबसे बड़ा कोबरा है उसको भी मार देंगे। तो वो स्थिति बड़ी मुझे, मतलब मैं कल्पना से बाहर थी उस जमाने में कि ये क्या हो रहा है।
और अब मुझे यहाँ रहना है इस कोबरा के कारण। तो उसी समय मैंने फिर फेसबुक पे भी लिखा, नया नया आया था कि भाई अब मैं यहाँ टिक रहा हूँ क्योंकि कोबरा है यहाँ पे। अब ये क्या मेरे साथ करेगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसकी टेरिटरी में आ गए। बट उसके बगल में हमने घर बना दिया, आज भी जो आश्रम है वहीं पर है, बगल में ही। तो ये स्टार्ट था नहीं तो जेनेसिस। अरन यानी क्या कर रहा है, क्या करता है, कैसे शुरुआत करी? हाँ, ये जमीन तक तो आ गए, जमीन तक आ गए। जमीन पे आने के बाद करीब पहला ये था कि मुझे जो कल्पना थी कि अच्छा खाना उगाना है, ऑर्गेनिक, बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड, बिना पानी लिए। वहां से मेरा चालू हुआ और करीब 1-2 साल लगे समझने में कि ये पूरा अगेन फसाड है। ओके, टेक्निकली ऑर्गेनिक नाम की चीज हो नहीं सकती है। अच्छा, ये पूरा फसाड है। मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती हैं, उसमें से एक ये भी। तो आ, वो 2 साल उसमें लगे, बट उससे ज्यादा दूसरी चीज में लगे, ये समझने में कि मुझे कोई भी चीज जब मैं बुक से पढ़ूंगा या मैं कोई वेस्टर्न नॉलेज से पढ़ूंगा तो वहां मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, अच्छा, समाधान नहीं मिल रहा है। तो वो जब आप पूछोगे ऑर्गेनिक, क्योंकि वो एक सवाल रह जाएगा कि क्यों फसाड है, हाँ, और वो मैं बहुत टेक्निकली समझा दूंगा आपको, हाँ, लेकिन किसी के मन में संशय नहीं होना चाहिए, इसलिए और बहुत सरलता से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक फिर डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। हाँ, देखिए, नेचर में खाना पैदा करने की एक प्रक्रिया है, या जीवन की एक प्रक्रिया है कि बीज गिरता है धरती में, ठीक, और जहाँ हर तरह का बीज गिरता है, डाइवर्सिफाइड गिरता है, ठीक है, और बिना किसी मदद के वो उग जाता है ना, उसको मदद मिलती है नेचर से ही पूरी। ये इसी प्रोसेस को हमने एग्रीकल्चर में रेप्लिकेट किया है, ठीक है, कि हम बीज डालते हैं जमीन में और फिर हम उसको एक जैसा डालते हैं। ये हमने नेचर से अलग चले गए, अच्छा, ठीक, नेचर में एक जैसा नहीं मिलेगा, है ना, तो हम एक जैसा पूरा उसको बदल के नेचर डाल देते हैं। तीसरी चीज है, हम उसको आर्टिफिशियली ऊपर से केमिकली या ऑर्गेनिकली उसको डालते हैं। तो ये प्रोसेस खेती का हो गया। तो इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है बीज डालने की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं टिलिंग। ओके, तो जब आप टिलिंग करते हो तो लाइफ खत्म हो जाती है जमीन की पूरी, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाती है। दूसरी प्रक्रिया होती है कि आपने एक जैसे बीज डाल दिए, जिसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग, एक ही तरह का हो गया। इसके रिपरकशंस क्या होते हैं कि मोनोक्रॉप में यदि फूल आ रहे हैं, जैसे गेहूं में तो फूल भी नहीं आ रहे, यदि फूल आ रहे हैं तो एक ही समय आएंगे, ठीक, तो आपकी पूरा मधुमक्खियां, जितने भी फूल डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, वो सब मर जाएंगे, क्योंकि वो साल भर नहीं आएंगे। तो तीसरी प्रक्रिया ये हो गई कि आप उसको आर्टिफिशियली पंप करोगे कि वो बड़ा हो जाए, जल्दी से बड़ा हो जाए। ये फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, क्या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक बोलो, जो करते हैं लोग, जो करते हैं, ये 3 प्रोसेस हो जाते हैं। तो जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हम डाइवर्सिटी पे तो ध्यान देते नहीं है, अच्छा, ठीक, हम टिलिंग पे ध्यान देते नहीं है। और एक और नई चीज आ गई है कि हम सीड्स भी अब नेचुरल सीड्स नहीं यूज करते, ठीक? तो आपने केवल किस चीज पे ध्यान दिया कि हम जो उसको आर्टिफिशियल इनपुट दे रहे थे, वो हम बदल के कर देंगे नेचुरल इनपुट्स, है ना, यूरिया की जगह हम काउडंग से बना लेंगे। इतना ही आपने एक प्रोसेस बदला 4 में से, ठीक है, और बाकी 4 वहीं के वहीं रहे। तो जब बाकी वहीं के वहीं रहते हैं तो कोई क्वालिटी ना सॉइल की ना किसी चीज की बदलती है, ठीक है? फिर इसमें और भी एक्सटेंसिव चीजें हैं कि आपको पानी बहुत ज्यादा डालना पड़ता है सीड्स के कारण। तो इसलिए ऑर्गेनिक जो है वो टिपिकली प्रोडक्शन साइड में फेल हो जाता है, ओके ना। जब प्रोडक्शन साइड में फेल हो गई तो जो मार्केट चल रहा है वो विदाउट प्रोडक्शन चल रहा है, तो वो फिर उसको तो सप्लाई साइड प्रेशर आएगा फिर, तो वो फसाड पे चलने लगता है। जैसे भारत में गाँव देसी गाय नाम मात्र की नहीं है, लेकिन हर घी के डब्बे पे आपको सफेद देसी गाय ही दिखेगी, ठीक है।
तो 0.0001% घी भी देसी गाय से नहीं आ रहा है, नहीं ना। तो वैसे ही ऑर्गेनिक चलने लग जाता है, क्योंकि डिमांड बनी हुई है, सप्लाई नहीं है, तो मार्केटिंग बन गया है बस। मार्केटिंग। तो हाउ यू हैव इंटरवीन्ड इन दिस? अब हाँ, तो पहला चीज तो ये ना, तो आई वेंट थ्रू द एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। एक प्रक्रिया रही कि जो ये हम उगा रहे हैं ये एग्रीकल्चर प्रोसेसेस काम के नहीं है, अब इसमें पूरा देश फंस गया, वो बात दूसरी है। फिर उसमें दूसरी चीज ये रही कि इसका आंसर क्या है। क्या इसका आंसर क्या हम पुराने तरीके से अगर पेड़ों के प्रोडक्ट के सहारे रहेंगे तो कैन इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? तो ये दूसरा सवाल था। अब इसमें फिर मैंने रिसर्च की बहुत सारी, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर। मतलब मैं अभी तक को थोड़ा अगर समराइज करूं आपकी ऑडियंस के लिए, तो आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जमीन से अगर आप कुछ भी उगाते हो तो किसी ना किसी तरीके की तो छेड़छाड़ हो रही है, तो वो तो ऑर्गेनिक नहीं है, भले ही आप इसमें किसी भी टेक्निक से कर दीजिए। अगर आप सिर्फ पेड़ों के प्रोड्यूस से चलते हो तो एक्चुअली तो ऑर्गेनिक वो है, क्योंकि आपने जमीन से छेड़छाड़ नहीं की, नेचुरल प्रोड्यूस। बट वहां से इतना सप्लाई मिलेगा नहीं कि वो ये जमीन से उगाए हुए को। इस सवाल का उत्तर आने वाला है। हाँ ठीक, प्लीज। दो भ्रम फैलाए हुए हैं पूरे भारत में। एक भ्रम ये है कि पैसा जरूरी है, उसका उत्तर अभी आपने पूछा नहीं। और दूसरा भ्रम ये है कि खाना कहाँ से आएगा। ये बुद्धिजीवी, IITians, टेक्निकल लोग ये भ्रम बहुत फैलाते हैं। तो मैं शायद ये सवाल भी मैंने भी इनडायरेक्टली किया, क्योंकि पढ़ाई वैसे हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम ही वही है। अब हम इस भ्रम को पहले दूसरे वाले भ्रम को तोड़ते हैं, खाना कहाँ से आएगा। पहली चीज आप ये देखो नंबर्स वाइज। बाय द वे, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा था नया, उससे पहले काफी इस पे डिबेट हुई थी, और ये था कि ये कंट्रीज में क्या खाने को नहीं है, खासकर एशियन कंट्रीज में या अफ्रीकन कंट्रीज में। हाँ है, काफी है, और खाने में लिस्टिंग हुई थी कि हमारे पास क्या क्या है खाने को। तो प्रोमिनेंट चीज यूनाइटेड नेशंस ने उस समय मार्क किया था कि भाई आपके पास जैक फ्रूट है, विच इज गुड इक्विवेलेंट ऑफ व्हीट। आप महुआ फ्रूट्स हैं, आपके पास ग्रेन्स हैं। एंड इंसिडेंटली बांग्लादेश डिड नॉट अडॉप्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशियली। दे सेड हमारे पास जैक फ्रूट्स हैं, हमें जरूरत नहीं है। एक और चीज तो ये था कि उस समय भी एक थिंक टैंक उल्टा चल रहा था, जो बोल रहा था हमारे पास खाने को बहुत है, आप नंबर इसकी चिंता मत करो। दूसरा चीज क्या थी कि हमें डराया गया बंगाल फैमिन से। एक पूरा साइकोलॉजी आई कंट्री में कि खाने की कमी कभी भी हो सकती है। उसका एक केस उसको लाने में बंगाल फैमिन का बड़ा हाथ था। बुद्धिजीवी हमेशा उसको कोट कर देते हैं। और बंगाल फैमिन की एक बड़ी मजेदार सी चीज है, मतलब आप उस पर नोबेल प्राइज मिला अमर्त्य सेन को, कि बंगाल फैमिन का कारण शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं था। अच्छा, इट वाज द होल मशीनरी और द प्रोसेस और द डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच वाज द प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूशन वाज द chaos। अच्छा, इसका अब इतने साल बाद दे रहे हो जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका क्या फायदा? जब फेमिन आया पूरे देश की साइकोलॉजी बदली। आज आप उसको रिफ्यूट कर भी दो अपनी रिसर्च से, लेकिन एक देश बहुत आगे चला गया बर्बादी में। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, बंगाल फेमिन से पहले उसका प्रेसिडेंस नहीं है। करेक्ट। अगर आप फेमिन में हो तो यू शुड हैव रिकरेंस ऑफ फेमिन्स, सो दैट एक केस स्टडी बन 4 साल 5 साल 10 साल में रिकरेंस होना चाहिए। एक घनिष्ठ आबादी हजारों सालों से उस एरिया में गंगा किनारे उस बेल्ट में बस गई है, उसके पास हजारों साल की मेमोरी नहीं है फेमिन की, ठीक है। अब आप फेमिन ला रहे हो, मैं ला रहा हूं शब्द यूज कर रहा हूं, जिसका प्रेसिडेंस नहीं है, और फिर उसका बाद में भी नहीं है। तो इस हद तक की कॉन्स्पिरेसीज होती हैं टू चेंज द साइकोलॉजी, टू इनपुट सम काइंड ऑफ थॉट इन ह्यूमन माइंड की है। तो यहाँ से बहुत धारणाएं बदल गई। फिर उससे लोग रिलेट करने लग गए कि हम तो लाल चावल खाते हैं, हम तो गेहूं ये खाते हैं, हम तो वो खाते हैं, बहुत सारी चीज चालू हुई। और उसकी दुहाई देके हमारे यहाँ पूरा
एक अलग ढंग से ग्रोथ चल रही है। अब आते हैं साइंटिफिक नंबर्स पे। इस धरती पे मोटा मोटा 700 करोड़ इंसान है, ठीक? और इंसान के अलावा और भी लाइफ है, ठीक? वो लाइफ का क्वांटम जितना वो कंज्यूम कर रहा है फूड, दैट इज उसकी कोई गणना नहीं हुई है, बट इट मे बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टाइम्स ऑफ जो ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक? जो नेचुरल में वायरस से लेके, बैक्टीरिया से लेके, चिड़िया से लेके, आपका पालतू डॉग से लेके, ये जो गाय चल रही है से लेके, जितनी लाइफ है ना, पेड़ पौधे सब, खासकर मैमल एनिमल लाइफ, ये बहुत ज्यादा गुना है। वो एक पद्धति से खाना खा रही है, उस पद्धति को ये नेचर फीड कर रहा है, जो आपसे हजारों गुना ज्यादा है। दूसरी चीज ये, आपके जो 700 करोड़ ह्यूमंस हैं, इस 700 करोड़ ह्यूमंस में मोटा मोटा 200 से 250 करोड़ ह्यूमंस प्योर नेचुरल लाइफ आज भी जी रहे हैं। कोई पहाड़ों में जी रहा है, कोई अफ्रीका में जी रहा है, ठीक? तो अब आपकी बहुत थोड़ी सी आबादी बची, आधी आबादी बची, जो एक एग्रीकल्चरल सिस्टम पे आ गई। पूरे नंबर से आपने ये चीज प्रूव हाँ। कर दी है कि सप्लाई शॉक है नहीं। सप्लाई शॉक है। अब तीसरी चीज सुनिए, ये जो 300 साढ़े 300 करोड़ की आबादी है जो एग्रीकल्चर सिस्टम की दुहाई दे रही है, ये इसका फूड बास्केट देखोगे, ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर इनपुट से आया हुआ फूड बास्केट मुश्किल से 30% होगा। फल आप भी खा रहे हो, ठीक बात है। आप मतलब फल इतने, तेंदू आज भी इंडिया में बेकार जा रहा है बहुत सारा, तो आपका बहुत बड़ा फूड बास्केट जो है वो नेचर से आ रहा है। हनी आप खा रहे हो, बहुत कुछ नेचर से आ रहा है। तो इतनी स्कैर्सिटी थी नहीं नंबर्स में, बना दी गई। हाँ, आप कंज्यूम इतना कर रहे हो, बाकी नेचर इतना कंज्यूम कर रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है, लगातार कर रहा है। वो शिकायत नहीं कर रहा है, वो शिकायत नहीं कर रहा, आपके पास खाने की शिकायत है। तो ये नंबर्स पे काउंट नहीं होता है। इसको आप मेट्रिक उसमें भी देखोगे, नंबर्स में भी, एक गुआवा का जो खेत है, ठीक है, अगर आप उसके गुआवास काउंट करो कि कितने गुआवास होते हैं, तो टिपिकली 1 एकड़ में जेनेटिक बेल्ट में, जो कि भारत के भी बेल्ट हैं खेती की, तो आपको मोटा मोटा 10 से 15 टन गुआवा मिल जाएगा, ठीक। आप उसको ड्राई कर लोगे, इट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ जितना ग्रेन्स ले रहे हो। तो यहाँ पे जो महुआ फ्रूट है, जब ये नहीं था, तो हमारे यहाँ महुआ फ्रूट से, महुआ की जो उसका ऊपर का होता है, उससे हम बनाते थे आटा। आप बिस्किट और गवर्नमेंट क्या क्या बनाने की बात कर रहे हैं, राइट, बट कोर्स फूड में वही जाता था, वही बन जाता था। और जो उसका बीज होता था, उससे ऑयल बन जाता था, ठीक है। आज भी अगर खाओगे तो बनेगा। सो कहने का मतलब है कि नेचर अपने तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में कार्बन डिपोजिशन भी कर रहा है, और एक ये दूसरा तरीका है। अब ये तरीका क्यों फैलता है या फैलाया जाता है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल टूल्स। कि किसी के पास पैसा है, वो अगर उसके पास पैसा है तो दे विल वांट कि आप इस सिस्टम में आओ, कि आप एनएटी वाले सिस्टम में आ जाओ, कि आप मुझसे बार बार बीज लो, मुझसे बार बार ये लो, एंड दे क्रिएट अ लूप। तो वो लूप के कारण इस तरह की धारणा है। तो अरण्यनी का बिजनेस मॉडल मुझे यही कहना चाहिए, मॉडल क्या है? तो हाँ, हम भटक जाते हैं बार बार। तो पहला मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनिशियल ईयर्स मेरे आगे अगले स्टेप से पहले ये सारे समझने में लग गए, ये सारे सवालों को समझने में लग गए कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ, थ्योरेटिकल बात क्या है। तो वो सारा संसार जो अवेलेबल था बुक्स में, वो सारा तो छान लिया, वो आपको एक हिंट बता दी। लेकिन अगला स्टेप ले पाना कि अच्छा मुझे जंगल बनाने हैं, ठीक है, मुझे ये मालूम है आज की अवस्था में इसका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। ये भी बात बताता हूँ, ये भी क्योंकि मैंने सवाल बहुत सारे, जब उस समय शंकराचार्य जी जिंदा थे, उनसे सबसे मतलब जो मिला उससे पकड़ के पूछा, यार इस चीज का जवाब दो मुझे। मैं उनसे पूछा कि ये क्या बात है, 2 सवाल दोनों तरह से, आध्यात्मिक लोगों से भी और बिजनेस वालों से, कि ये क्या बात है कि वैसे तो पीपल पे हनुमान का वास है,
और बरगद पे राम का वास है और कदम पे देवी का वास है, लगाना एक आदमी नहीं चाहता उसे, बल्कि मौका मिले काट देते हैं। ठीक, तो आस्था पूरी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। तो ये क्या चक्कर है, इतना बड़ा मिसमैच क्यों है? और दूसरी चीज, अच्छा वास है तो वो मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि वास है कितना बड़ा लेसन है वो, ये मैं आपको बताऊंगा। अरण्यानी की जर्नी का एक स्टेप है। तो एक चीज तो ये, ठीक है, और उसका एक छोटा सा उनका उत्तर जो भी आता है वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन ये। दूसरी चीज, मेरा रेवेन्यू वालों से सवाल रहता था कि भाई कोई जो पेड़ खड़े हुए हैं जंगलों में, उसका मॉडल क्या है अदर देन कटिंग देम? ओके, राइट, कोई भी पेड़ खड़ा है आप उसकी वुड वैल्यू तो ले लेते हो, राइट, बट दैट मीन्स कि आपका कोई भी मॉडल नहीं है कि उसको मंथली या उसको एनुअल या उसका रेवेन्यू मॉडल तो कुछ है ही नहीं, केवल एक कैपिटल मॉडल है कि उसको काट दो। सही है, यही हो रहा है। और कोई मॉडल ही नहीं है आपके पास। तो इसका जवाब होता नहीं था इन लोग के पास। क्वेश्चंस बड़े ऑब्जेक्टिव है संदीप, बट जवाब सब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो अब ये चीज मेरे माइंड में चल रही थी, एंड देन आई थॉट कि मुझे पहले अब मैं जंगल खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जंगल खड़ा कर रहा हूँ क्या कट करने के लिए, राइट? एनुअली है, दिस इज एनुअली, और कोई मॉडल नहीं है समाज में। सो आई नीड टू फिगर आउट अ मॉडल कि जंगल खड़ा रहे। आप यदि आप मर जाओगे और वो जंगल कट जाएगा तो कोई आपने काम क्या किया? तो कोई काम नहीं किया। तो ये सवाल था कि खड़ा कैसे रहेगा। अब जब इस सवाल में मैं जाने लगा तो मुझे फिर बहुत सारे वेस्टर्न थॉट्स आने लगे वहां से कि इसको जंगल को ऐसे खड़ा कर लो। पहले तो टेक्निक्स पे आ गए कि इसको जंगल को ऐसे बना लो, एंड while going through those techniques I realized कि नहीं बनता। ये मियावाकी ये सब, इनफैक्ट मेरा कल एक टीवी इंटरव्यू था, ये मियावाकी ये ग्रीन एलगी बहुत बड़े वाले शोशे हैं, बहुत। तो जो एक लिमिटेड वर्ग में चलते हैं, आदिवासी इनको इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये चीज जब हो गई तो नेक्स्ट चीज मैं ना करूं कैसे, करूंगा, मुझे ये टेम्पलेट्स मिल रही थी। फिर मैंने फुकोका पढ़ी, जो आई थिंक टेड टॉक्स में भी बात हुई थी कि फुकोका पढ़ी, वन स्टार रेवोल्यूशन। तो उनसे थोड़ा सा आइडिया मिला, बट देन आई रियलाइज कि वो इंडिया में नहीं लागू हो रहा है। लागू लिमिटेशन है, बहुत इंडिया बहुत ही खूबसूरत देश है, डाइवर्स है। तो तो अब क्या किया जाए? तो वहां से अरण्यानी का थॉट आया कि एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऋग्वेद पढ़ो, उसमें एक चैप्टर है अरण्यानी, वो पढ़ो। ओके, अब उनकी जो भी प्रेरणा थी, उन्होंने कहा ये पढ़ो तुम्हें मजा आएगा। तो हिज थॉट वाज कि आपको अच्छा लगेगा, एंड वो मैंने पढ़ा और उसमें 6 श्लोक थे। बहुत सोचा उन्होंने, इतना सिंपल मैसेज है कि आप ऐसी जगह रहिए, ऐसी जगह खाना खाइए और ऐसी जगह ज्ञान ग्रहण करिए जहां पे हर ऋतु में, हर पक्ष में रंग बदल रहा हो, सुगंध बदल रही हो और आवाजें बदल रही हो। ठीक, इसको रिपीट करो संदीप। हाँ, आप श्लोक का संस्कृत श्लोक का हिंदी मीनिंग है। अच्छा, बाय द वे, ऋग्वेद में अकेली देवी है अरण्यानी, और कोई देवी है नहीं। ऋग्वेद टिपिकली देवी देवताओं से दूर रहा है, लेकिन एक देवी है। इसको रिपीट करो। तो इसके हिसाब से आप ऐसी जगह जीवन व्यतीत करिए जहां पे हर ऋतु, हर पक्ष में रंग बदल रहा हो, सुगंध बदल रही है और आवाज बदल रही है। तीनों इंद्रियों जो आप ग्रहण, तो इससे जो आप ग्रहण करोगे, ज्ञान हुआ, खाना हुआ, जो भी है, वो सबसे उत्तम रहेगा। तो ये अरण्यानी का चैप्टर है ऋग्वेद में। तो ये मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा बैठ के। तो थोड़े समय में एक चीज समझ आ गई। कुछ समय बाद जितनी वेस्टर्न थॉट है या फिलॉसफीज हैं, वो हमेशा डूअर की तरह आती है कि ये कर लो। ऋग्वेद हमेशा डूअर की तरह नहीं आता, दृष्टा की तरह आता है, मतलब ऑब्जर्वर की तरह ना, कि ये मैंने देखा, ये बस देखा हुआ है, करोगे कैसे वो आप जानो, ओके, पहुंचोगे कैसे वहां वो आप चुनो।
तो अब इसने ये बोला कि आपको ऐसी जगह रहना है, तो मैंने वो सुपर इम्पोज किया अपना जहाँ पे थे कि मुझे ऐसी जगह बनानी है, ठीक है। वो जगह बनेगी कैसे? तो हर ऋतु में अपने को कलर बदलना है, तो कलर एकदम से नहीं चमका, पलाश का ऑरेंज फूल आ गए, उससे कुछ दिन पहले लाल वाले आ गए सेमल के, ठीक है, कुछ दिन बाद पीले वाले आ गए। तो मुझे समझ आया, अच्छा अब ये रंग बदल रहा है 15 दिन में, हर हफ्ते में नया आ रहा है, बाय द वे एक के बाद एक आ रहा है, एक समय में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी कंडीशंस वही है। तो अब मुझे समझ आया, अच्छा ये रंग ऐसे बदलेगा, ठीक, आपको पूरे रंग बदलने हैं। और देखो तो शंख पुष्पी आती है मैरून रंग की, पूरे रंग आते हैं नेचर में, हल्दी आती है, पूरे रंग आते हैं। वैसे ही सुगंध बदलती आती है, महुआ की आती है, जो अगर आप महसूस समझ पा रहे हो, महुआ की आती है मई में सुगंध, महुआ से पहले लगभग आमों की आने लग जाती है, हल्दी मार्च में महकने लग जाती है, तो बारिश आती है तो मट्टी की आ जाती है, ठीक। तो आपको हर 7-15 दिन में नई सुगंध आएगी। तो पूरा जंगल, पूरी एक म्यूजिक में क्रिशेंडो होती है ना, नीचे जाती है ऊपर जाती है, तो पूरा जंगल, जैसे सर्दियां आती है तो नीचे जाता है, आवाजें कम हो जाती है। जैसे ही वसंत की पहली दिन आया, चिड़ियाओं से लेके सब आवाज करेंगे, ठीक। तो आपकी आवाजें बदल गई, सुगंध बदल गई, कलर बदल रहा है। नाउ व्हाट इट मीन्स इज कि अब आप ऐसे इकोसिस्टम, अब इसका साइड आगे बढ़े, आप ऐसी जगह रहने लगे हो, नंबर 1 आप नेचर को बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अगर आप बिहेवियर ऑब्जर्व करो तो आप ये बता दोगे कि अभी कॉन्स्टेलेशन क्या है, आप ये बता दोगे केरल में मानसून आया कि नहीं आया, चींटियां आज चल रही है तो 3 दिन बाद बारिश आ रही है कि नहीं। आपके पास हर चीज, आपको अब कोई इंटरनेट नहीं देखना, कोई नहीं देखना, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक। आप हवा सूंघ लेना है, आप ऑब्जर्व करना है, आपको सब जानकारी आ रही है, 1000 किलोमीटर की आ रही है, right? तो ये चीज आ गई, and that is what you said, Rigved is observance. हाँ, तो ये अब तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, एक इंस्टेंस में नहीं हुआ, बट बिकॉज पॉडकास्ट 1 घंटे की है तो इंस्टेंस में ले आ रहा हूँ मैं। तो ये आपको नॉलेज आ गई, तो नाउ यू आर एबल टू सी नेचर, आप उसमें देख पा रहे हो। अब मेरे पास फिर 2 सवाल बच गए थे। पहला सवाल ये था कि चलो ये बना तो लिया, लेकिन जितना हम बनाएंगे ये तो क्या नष्ट ज्यादा हो रहा है, हम देख रहे हैं गाँव का नष्ट हो रहा है, तो जब तक ये परफॉर्म नहीं करेगा फाइनेंशियली, ठीक है, इसमें कोई आएगा नहीं, ये दिमाग में प्रश्न है, ठीक, इसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। आपने और भी चीज ऑब्जर्व कर ली कि अच्छा सॉइल भी अच्छी हुई है, कार्बन भी अच्छा हो रहा है, आपके बहुत सारे जीव जंतु हो गए, लेकिन एट द सेम टाइम फाइनेंशियली ये नहीं, वायबिलिटी नहीं हो रही ना। ये अब वायबिलिटी क्या ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं हो, पैसा तो एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, इन बेचारों को क्या मतलब उस पैसे सही है, ठीक है, लेकिन हम उनको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, कितना भी। तो हम तो pH 7 का पानी पी जाते हैं, गंगा का पानी पी जाते हैं, 0 वैल्यू, तो हम वैल्यू ही नहीं दे रहे। सो चीज ये थी कि ये अगर मैंने सॉल्व नहीं किया तो वो मतलब काम तो हम करेंगे जुनून में, लेकिन नष्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली विपन्नता उसको खा जाएगी। तो पहला सवाल तो ये चल रहा था, और दूसरा सवाल जो हम बाद में आंसर करूंगा क्योंकि उसकी स्थिति बाद में आई, कि कैपिटल है क्या चीज, बिना पैसे कैपिटल कहाँ से आती है। तो पहला सवाल ये रहा। अब इस पहले सवाल को मैं माइंड में लेके घूम रहा था, बहुत समय घुमाऊं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है किसी प्रकार का, कि इससे निकलूं कैसे। और यहां तक आ गया था मैं कि 2013 में पहली बार मैंने सोचा कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं एग्जिट लेता हूं, इसको छोड़ता हूं। अच्छा, उसके और भी कारण थे, राजनीति से ऑफर आने लगे थे, क्योंकि अब आदिवासियों के साथ काम कर रहे हो बहुत है, और तो कई बार पार्टीज को भी ऐसे लोगों की जरूरत होती है, तो ऑफर आने लगे थे कि आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ, अच्छे पद पे आ जाओ। तो मैंने कहा क्या करूं, कॉर्पोरेट में वापस जाना नहीं है, यहाँ एक डेड एंड है, जंगल हजारों बना लो लेकिन नष्ट हो जाएंगे, फॉरेस्ट भाई हमारे पास तो जो थोड़ा सा है, इनके पास तो लाखों करोड़ों एकड़ है भारत में, तो बच तो नहीं रहा, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ।
तो एग्जिट की तरफ बहुत तेजी से मैं सोचने लगा था कि 14 में इलेक्शन आएंगे कि लड़ लेंगे, 2-3 इलेक्शन स्टेट के भीतर कुछ कर लेंगे, और ऑफर भी थे सब। तो माइंड में चले जा रहा था। अच्छी चीज है, जब उस पर सोचा तो वहां समझ आया वहां भी कोई उत्तर नहीं है। ठीक, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन के आप जो आपके सामने सवाल जनता के आते हैं उसके बाद आपके पास कोई उसका उत्तर नहीं है, आप टालोगे ही बस। तो वो मैंने सिनेरियो सोचा, मैंने कहा वो और बुरी जैसे माइंड में किराने की शॉप चलाई थी। हाँ, तो माइंड में ये भी कर लिया। हाँ, कर लिया, तो माइंड में सोच लिया ना। बाय द वे उसमें ऐसा होता है ना, जैसे आपने शर्लॉक होम्स की मूवी देखी हो। हाँ, या बुक पढ़ी हो। हाँ, सो माइंड इतना पावरफुल है। हाँ, कि वो आपको इनेक्ट करा लेता है बिल्कुल। आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको तो जब माइंड बोलते हैं करके देखना पड़ेगा। हाँ, तब करके देखना है। हाँ, तो वो इनेक्ट करके देख लिया। अगर मुझे गलती से इन्होंने चुनाव लड़वा दिया और जीत भी गया तो जवाब तो है नहीं, और इतनी सारी जनता रोज फोन करेगी, ठीक है। और अधिक 90% फोन्स मैंने ट्रैक किए, बच्चे के मुंडन से लेके बर्थडे और शादी है, लिफाफा पकड़ा जाओ, ठीक। और बाकी है कि मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल वाले एडमिशन नहीं ले रहे, या मैं थाने में फोन कर दो, थाने में फोन कर दो। और कई बार ऐसी समस्या है कि आपको आपके पास कोई समाधान नहीं है कि बच्चे को पढ़ना है, पैसे नहीं है। तो आई रियलाइज कि किस बात के रिप्रेजेंटेटिव है। तो नहीं जाना, हाथ जोड़े कि और बोल के जोड़े कि कोई समाधान नहीं है यहाँ पे। हाँ, इस अभी मैं व्यवस्था तक नहीं आता, अब मैं आ चुका हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन उस समय नहीं था। हाँ, तो ऐसा कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं है। कॉर्पोरेट में मुझे जॉब नहीं करना, वो क्लियर थे। इतना बड़ा डेड एंड आ गया। अब उसी डेड एंड में उसी समय मतलब वी हैड अ सन, ठीक है। तो बड़े इतने कंफ्यूजन में ये सब होने लगा। नाउ नेक्स्ट थिंग कि इसको मैं सोचते जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। एक अच्छा, लोग सलाह देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मुझे समझ आ रहा है इससे नहीं, इन लोगों ने खुद नहीं किया, मुझे सलाह दे रहे हैं। तो गिवन दैट मैं एक बार चल रहा हूँ, डिंडोरी में मैं घूम रहा था किसी कारण से। डिंडोरी में एक जगह है नर्मदा किनारे, मालपुर करके जगह है, वहां पे 2 नदियों का संगम होता है। तो वहाँ पीपल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं थोड़ी दूर पे। एंड आई रियलाइज कि वहाँ उस बेल्ट में मधुमक्खी के छत्ते बहुत हैं, बहुत सारे हैं। और उनको मैंने काउंट किया, यार कितना हुआ, एक पेड़ पे कितने किलो के छत्ते होंगे। तो मोटा मोटा निकल के आया कि 200-300 किलो तो अभी निकलेगा। एंड देन मैंने कहा छत्ते वाला शहद है कहाँ, है ही नहीं, सब डब्बे वाला दिख रहा है, वो चीनी में। तो ये तो बहुत कीमती चीज है जिसको चाहिए। एंड मैंने अपने दोस्तों सबको बोला, तो उस समय क्या था, 500 रुपए में मैं दूंगा इसकी फेयर वैल्यू। चलिए 1 लाख रुपए तो ये पेड़ यूं बना रहा है, ठीक। एंड उसका आंसर आपको मिला कि इस पेड़ को काटे बिना हाउ यू कैन वैल्यू इट, करेक्ट, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। हाँ, तो अब अरण्यानी में आई रियलाइज ये पेड़ अकेला काम नहीं कर पाएगा, इसके बगल में थोड़ा सा पानी है, इसको 12 महीने फूल मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पेड़ परफॉर्म कर रहा है, और ये पेड़ खुद से नहीं दे रहा, ये पेड़ कुछ और बना के दे रहा है, कोई नई चीज दे रहा है, ठीक। तो ये पूरा इकोसिस्टम है, ये आपको कुछ नई चीज बना के देगा। इस जैसे आपने खस लगाई, वो खस पे मत ध्यान दो, वो कुछ आपको और थर्ड पार्टी देने वाला है जो उस पूरे इकोसिस्टम का प्रोडक्ट होगा, वो अकेले का नहीं होगा। करेक्ट, यू कैन इमेजिन, है ना। और उस वो इतना प्रिस्टीन और इतना महंगा होगा कि उस पे ध्यान दो। तो लौटते ही मैंने उस पर ध्यान देना चालू किया, ना। एग्जिट होते होते ही क्लिक हो गया। हाँ, वो क्लिक हुआ, मैं लौट के आया, और मैंने हमारे सब साथी आदिवासी थे, उनको भी वो भी मैंने कहा ये बात है, देखो ये अपने को करना है, अपने को मधुमक्खी लानी है जंगल में। अच्छा, आप समझिए सतपुड़ा में बहुत कम मधुमक्खियां बची हैं, कम मधुमक्खियां लानी है। तो पहले हैरान रहे भैया कैसे आएंगी, कहा देखो यार मगर आ जाता है हर सीजन में 5 किलोमीटर पैदल चल के, तो हम एनवायरमेंट देंगे तो ये आ जाएंगी, कहीं से भी हम, हमारे पास पेड़ वेड़ हैं, शायद हम कुछ कमी रख रहे हैं, तो ये नहीं आ रही है। तो सिंपल सा चीज कहने का, चलो पहले मधुमक्खियां लाते हैं।
बट मधुमक्खी लाने की प्रक्रिया में फूल सारे जो मिसिंग थे वो सब लाने पड़े। तो एक मधुमक्खी के लाने से सबके सब आ गए। ठीक? तो मतलब खुशबू भी आना शुरू हो गई, रंग भी आना शुरू हो गया, सब आने चालू हो गए। तो वो बात समझ आ गई। फिर क्या हुआ, अब मेरा दिमाग क्या जा रहा था, सब ये नेचर, जैसे अब नॉर्मल चीज होती है ना कि पेड़ महुआ का उगाए तो महुआ ही मिल रहा है, तो महुआ पे ध्यान मत दो, ठीक है, कुछ और हो रहा है उसके आसपास, उस पर ध्यान दो, फोकस ऑन दैट। तो इतनी अजूबे गरीब चीजें जो इतनी महंगी हैं, जैसे आपने सुना होगा हाथी कन अब मिलता नहीं है, तो बहुत कम जगह होता है जंगलों में, ठीक है, एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। बट ये एक्सटिंक्ट बात नहीं है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। काली हल्दी हो गई, केवल जंगलों में होती है, आप ग्रीन हाउस में नहीं कर सकते उसे। ऐसी चीजें होने लगी। जैसे आपको पता नहीं है, लेकिन अर्जुन का छाल अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि लोग लेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, क्योंकि पेड़ एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ओके। तो हार्ट की दवाइयां बनती हैं। फिर ये सारा मैं देखने लगा। फिर मैं एक चीज और ऑब्जर्व करने लगा कि ये तो बहुत टॉप एंड चीजें हो गई, लेकिन और भी कोई यूज चल रहा है क्या समाज में? फिर एक चीज बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, आपने ईद देखी होगी, वहां से मैंने सीखा, जब ईद में बकरे आ रहे होते हैं तो उनके मुंह में पीपल के पत्ते दबे होते हैं। तो ध्यान से देखना आप, देखा है, पीपल के पत्ते दबे होते हैं, सबके पीपल के पत्ते। वो मेरा दिमाग चला, ये पीपल क्यों दबाए हुए हैं, मतलब यार सो मेनी ट्रीज, बकरी तो सब खाती है, पीपल ही पीपल दबाए हुए हैं सबके सब। फिर खोज मारी तो समझ में आया, पीपल जो है वो लीफ हार्ट शेप होती है। अब हमारे यहाँ तो सब लिंकेज है, और वो हार्ट शेप इसलिए होती है कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट मसल्स के लिए। तो उसमें स्टैटिन, जैसे आप एटोरास्टेटिन खाओगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन पीपल के नहीं होते। उसको पानी में उबाल के, जो आयुर्वेद का तरीका है। एंड वो समझ आया, ये इसको इसलिए दे रहे हैं, इसका हार्ट बहुत अच्छा सडनली वेट गेन करता है। मतलब संदीप, नेचर ने ही बताया है कि ये किसमें काम आएगी चीज। हाँ, तो और उनका शेप बता रहा है हार्ट की तरह है। हाँ, तो शायद बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए, आम आदमी जो सबसे नीचे है उसको पता है, वो उपयोग कर रहा है, वो बकरा ले जाते समय उसके मुंह में दवा दे रहा है, ठीक, उसको पता है, और वो उसका रेवेन्यू ले रहा है। तो क्या ट्राइबल्स में सारी जानकारी है? हाँ, जिनके साथ आप बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, तो उन सबको पता है। लेकिन अब इस सवाल का मैं उत्तर दूंगा, सवाल को बदल के। तो ये चीज मुझे समझ आई कि सब यूज हो रहा है, लेकिन वो वर्ग यूज कर रहा है जिसकी कोई आवाज नहीं है। वो वर्ग जो डॉक्टर के पास नहीं आना चाहता, वो अपने आप को ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है, नेचर से ठीक कर रहा है। उसको बकरे पालने, उसको ऐसे दे दे रहा है, मुर्गी पालनी हो वो शहतूत लगा के दे दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, बस ये वेस्टर्न के हाथ में नहीं पड़ा है, नहीं तो इसको कट करेंगे क्योंकि उनकी फीड है, ठीक है। तो बहुत, और मुझे एक चीज समझ आई, एक और इसमें ऐड हो गया कि भारत में 2 साल मानसून ना आए, ठीक, एक साल तो ये झेल जाएंगे, एक दूसरे साल जितना माया है स्ट्रक्चर्स की, पोस्ट की, पदवियों की, तंत्र की, ये हाथ खड़े कर देगा, ठीक। तो गहराई व्यवस्था की बस इतनी सी है। तो ऊपर वाला चाहे तो ये एक उंगली भी नहीं हिलानी उसको, सब खत्म। आप सो कोरोना में ये मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो एनीहाउ, तो कमिंग बैक टू रंजनी, तो पीपल से मैं इतने सारी चीजें ड्रॉ कर ली, इन्फ्लुएंसेस, कहां से कहां यात्रा सडन पहुंची। तो उसको बोलते हैं ना, जब शिष्य रेडी है और उसकी तीव्र है, उसकी गुरु देता है तो गुरु आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो अब पीपल प्रकट हो गया, ईश्वर ने करा, नहीं तो हजारों बार पीपल निकला होगा मेरे सामने से, नहीं आया लोगों के सामने, नहीं समझ आ रही है बात। तो वो चीज समझ आ गई, लौट के आने का अब तो रेवेन्यू की तो कोई चिंता ही नहीं बहुत है, हाँ, काम ऐसे करना है, हाँ, तो रेवेन्यू तो बहुत है। अब इस काम करने में एक लर्निंग और हुई, जिसने बहुत खूबसूरत सी लर्निंग, मैंने कहा मैं काम, अब देखिए कितना भी आप कोशिश कर लो, आप पैदाइश से लेके 30 साल तक आप आदिवासी जीवन नहीं जियो,
वो आपको एप करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपके सामने आ रहे हैं तो वो अपनी नॉलेज सारी भूल जा रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो आपकी दुनिया में आपको कन्विंस करें। तो मैं अपने तरीके से काम करा रहा हूँ कि ये पौधे लगाओ, जंगल में ये पौधे लगाओ, ये नाजुक पौधा है इसका ध्यान रखना, सब चल रहा है ना, ये औषधि वाला पौधा है इसका ध्यान रखना, है ना। मैं टाइम भी देख रहा हूँ कि अपन 9 से 5 काम करेंगे, मैं पर डे का देख रहा हूँ कि इतना काम करना है, और एक लेबर रेट जो भी सब देख रहा हूँ। थोड़े समय बाद आई रियलाइज यार सब फेल हो जा रहा है, जंगल ये ले नहीं रहा, अच्छा, सब फेल हो जा रहा है। मेरा जो तरीका है, जो मैं वेस्टर्न और जापानीज और जैन वैन सब लगा लूँ, ये फेल हो जा रहा है। तो फिर मैं अपनी टीम के पास गया कि यार आप, ये मुझे चाहिए ये, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हाँ, और मैंने सब कोशिश कर ली, और मैं उनसे भी बोल रहा हूँ आप लोग भी तो कर रहे हो, नहीं हो पा रहा। उन्होंने मुझसे एक चीज बोली कि भैया एक काम करिए, ये जिम्मेदारी हमारी कि ये पौधे होने हैं, बस आप नोट मत करिए कि हम कब आएंगे नहीं करेंगे, बस हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक, ओके, और जिम्मेदारी ये हमारी होगी, ठीक है। आप तो तय कर दो हमें दोगे क्या। तो मैंने तय कर दिया कि मैं इसका जो तुम्हें देता हूँ, अब तुम तो फ्री हो बिल्कुल, मैं देता हूँ उसका 25% दूंगा। सो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इतने कम, और मैं भी हैप्पी कि 25% में ये निभाने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि या तो सिर्फ 25% वेस्ट हो जाएगा, ये कर क्या रहे हैं। वहां पे एक चीज समझ आई, अब वो उनकी चले जिंदगी से आ गया, सदियों की। उनको ये मालूम है कि आज मौसम ऐसा है, आज पानी गिरा है, तो फलाने पौधे को मैं 2 मिनट देखाता हूँ, घर से उठ के आ जाएंगे, उसको देख लेंगे, ठीक। उनको ये मालूम है इस चीज को, वो घर में सेंस हो जाता है। जैसे आपके घर में बच्चा है, तो आपको मालूम है ना क्यों रो रहा है, या उस किस हाल में कब उसको तकलीफ होगी, तो उनको मालूम है इसको, ये पेड़ को मैं देख लेता हूँ, और फिर उनका 2 मिनट का काम है, वो ठीक हो जाएगा। यही जब हम टाइम एंड मटेरियल में कर रहे थे, 9 से 5 काम कर रहे थे, ठीक, ऑफ डेज ले रहे थे कि इस दिन काम नहीं करेंगे, ये चीज नहीं हो पाती। तो हम काम तो एक पौधे को मान लीजिए हमने 10 घंटे दे दिए पूरे महीने में, उन्होंने मुश्किल से 1 मिनट दिया, लेकिन वो 1 मिनट उसके काम का था, और वो इंट्यूटिव सेंस था। ये तो हमारे लिए बहुत मैनेजमेंट का लेसन है सर। हाँ, मतलब ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो वो इंट्यूटिव सेंस था, तो वो मैंने तुरंत पकड़ा ना। वो इंट्यूटिव सेंस क्या, ये चीज मेरे साथ रही, वो इंट्यूटिव सेंस मुझे समझ आ गया, ये बहुत काम की चीज है। ये जिसके पास ये इंट्यूटिव सेंस होगा, वो दुनिया में क्या नहीं कर सकता। वो किसी चीज, जब पेड़ को हंसा सकता है, हाँ। तो दुनिया में उसके सामने चीज क्या बची। मैं कहा यार ये मुझे समझना होगा, ये इंट्यूटिव सेंस अब इन लोग को तो जीवन में आया, चलते हुए, मतलब जो चलते हुए ज्ञानी हो गए, लेकिन मुझे कर्म से लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वो इंट्यूटिव काम नहीं करता, मैं लॉजिक कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वो मैंने किया, मैंने उसमें जटिल से जटिल पौधे लिए। अच्छा, ठीक, कि किसी ने कहा कि आपके यहाँ गंधराज नींबू स्टेम से नहीं हो सकता, मौसम ऐसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। मैंने कहा मैं लगा के दिखाऊंगा। तो मैं उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लिए कि मैं उसमें लग गया। तो क्या हुआ, मोगो एक, जिसको मालीगिरी में बोलते हैं ग्रीन थंब, कि आप छूते हो पेड़ को, पेड़ आपके हिसाब से आप उसको समझ लेते हो क्या काम कर रहा है। तो आप किसी भी चीज पे, जैसे ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप अपने बच्चे को, आपने जिसने भी पाला है वो जानता है कि वो मन में पता कर लेता है उसको प्रॉब्लम, क्योंकि आपका ध्यान है उधर, तो वो सेंस आ गया। अब आप कुछ भी दे दो, किसी भी मौसम में दे दो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बिल्कुल नौतपा में कहीं बरगद, किसी ने कुछ पूजा होती है बरगद के स्टेम, तो लोग काट काट के ले जा रहे थे। तो मैंने कहा वो तुम ले जाओ, स्टेम मुझे दे दो, मैं पेड़ बना लूंगा। तो वो कह रहे हंस रहे, साहब भैया हो ही नहीं सकता, नौतपा में तो सवाल ही नहीं उठता कि इसका कुछ बने। और मेरे घर में आ गए, सारे पेड़ बन गए। ठीक, तो ये होता है ग्रीन थंब। ठीक है, अब इस चीज को, ये है बड़ी, इसको आप, मतलब इसको आप वो मत मानो कि कोई शक्ति है, ये इसको साइंस बोल सकते हो, जैसे मैथ्स है, एक तरह से स्किल है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
और चाहो तो इतनी बड़ी वैल्यू है कि कोई पेड़ दे दो हम। तो मैंने क्या किया, मुझे किसी ने कहा गंधराज लेमन बहुत काम की चीज है, अरुणाचल में या इधर बेल्ट में होता है, ब्रह्मपुत्र के आसपास ज्यादा होता है, तो मैं अपने यहाँ कर लेता हूँ। और बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, तो सब लेके आ गया, बढ़िया से कर लिया। सो तो ग्रीन थंब ये समझ आया काफी अच्छे से। फिर और चीजें समझ आई कि अच्छा, मेरे एक कर्मचारी था, उसने मुझे काफी सिखाया, उसकी डेथ हो गई। तो वो जानवरों से खूब लेके चलता था, सारे जानवरों को अपने साथ लेके चलता था। उसके बाद जानवर आते भी बहुत थे, कोई गाय बीमार है तो चली आती थी। और हमारे यहाँ बहुत सारे जानवर आ जाते हैं जिनके पेट में पॉलिथीन होता है, खासकर मेल काउस, तो वो निकाल देता था और वो मना लेता था कि वो दर्द में होते थे, मना लेते। तो मैंने उससे देखा कि वो, उसको ग्रीन थंब नहीं था, उसको पेड़ों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके अंदर विद्या थी, वो जानवर को पढ़ लेता था और बात कर लेता था। तो उसको मैंने बड़े बड़े टफ जॉब दिए। मैं एक सांड था, उसका नाम भी कल्लू था, वेरी ह्यूज। और मैं अशोक से बोलता था कि अशोक यार, मुझे डर लगता है कि ये बच्चों कभी गुस्सा हुआ तो हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, कहीं मार नोट ना दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। एंड अशोक मुझसे नहीं, इसको कहीं छोड़ा या कुछ तो करो, बड़ा हो गया है। अशोक वुड गेट इमोशनल कि भैया ये यहीं रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा और किसी को तंग नहीं करेगा, और जो काम मैं बोलूंगा वो करेगा। तो अच्छी बात है। तो तुम क्या, मैं कहा करके दिखाओ। तनख्वाह के, अच्छा उसमें वो भी नहीं, कोई इसको ट्रेनिंग नहीं, कहते नहीं हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो करेगा। तो मुझे थोड़े समय में समझ आया, कहीं कुछ ट्रैक्टर, कोई गाड़ी फंस गई है, कुछ हो गया है, तो दूर दूर से 2 3 4 गांव से बुलावा देता था कि कल्लू को भेज देना, बट अशोक के साथ ही जाता था और उसको काम पे लगा दो, वो लगता था, पूरा काम करता था। और यहाँ पे एक बड़े अधिकारी हैं, उनकी गाड़ी मड़ई में वो फंस गई थी, मड़ई में एक रिवर में फंस गई थी, एंड ही डिडंट रियलाइज कि वो बैठती जाएगी दलदल की तरह। तो रात को 2 बजे अशोक के पास कॉल आया कि तुरंत भेजो, और कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ट्रक जो धस जाएगा उसमें धसेगा। तो ये रस्सी लेके गया, उसको लेके गया, निकाल के लाया। तो अब ये बैल जो था, अशोक ने कहा भैया आप तो काम बताओ, मैं काम इससे करवा दूंगा, ठीक, आप इसको नकारा मत समझो। तो मैं नकारा नहीं समझ रहा हूँ, बट मैं ये देख रहा हूँ क्या चीज है, मतलब क्या इंस्ट्रक्शंस लेती है ये। तो Aranyani is all about tribals, Right. about growing forests, Right. about creating value from the forest and converting that value in our usage. That is what the model is. तो कितना लैंड होगा अभी आपके पास फॉरेस्ट में लगभग? तो अभी हम जितने में काम कर रहे हैं वो करीब 2800 एकड़ है। 2800 एकड़। और and how many tribals are associated with you there? तो in number? फॉर्मल तो कुछ नहीं है हमारा, इनफॉर्मली तो है नहीं, इनफॉर्मल्स तो बहुत होंगे, मतलब काउंट नहीं करता। 2800 एकड़ पे लोग काम कर रहे हैं। तो आपने फॉरेस्ट, ट्राइबल और वैल्यू सिस्टम को क्रिएट कर दिया। और अभी हम उसको सब छोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये जो 2800 एकड़ था, ये मैंने, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड के अंदर तो हम लोग काम नहीं कर सकते, तो मैंने प्राइवेट लोगों से ही बोला था कि हम फॉरेस्ट बना देते हैं, और अब धीरे धीरे वो बनते गए हैं। एंड आई हैव मूव्ड ऑन कि इससे आगे जाना है, तो वो गंगा प्रोजेक्ट उधर चला। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अरण्यानी इज नाउ इतना डेवलप कर दिया और ये मॉडल अब चल रहा है। हाँ, तो अब उससे जो नॉलेज आ गई, और जो, तो अब मेन काम क्या होता है, अब आप नॉलेज को डिसेमिनेट करो, ना, एक प्रोटोटाइप है आपके सामने, वो आपने बना दिया, मॉडल है वो। तो जो आदिवासी भटक रहे हैं या जो समाज भटक रहा है, उनको इसको रेप्लिका कर लेना चाहिए, करना तो नहीं को पड़ेगा, करना होगा। तो आई गॉट इट। सो मैं जानता हूँ ये वाला जो हमारा पॉडकास्ट है, ये 2 पार्ट्स में जा रहा है। ये क्लैरिटी तो है, बिकॉज हम कुछ छोड़ नहीं सकते आपके साथ, क्योंकि हमको लालच है, हमको सब समझना है। तो एक पार्ट हमारा हो गया था आपका प्री कॉर्पोरेट, एक पार्ट में हम अभी ऑलरेडी हैं, जहां पर हम आपके आज के काम की बात कर रहे हैं, पोस्ट कॉर्पोरेट। तो अरण्यानी का पूरा मॉडल अब मैं समझ गया, ये चल रहा है। और द गुड पार्ट इज दैट यू हैव क्रिएटेड अ प्रोटोटाइप, ये तो आगे भी रेप्लिका हो सकता है। फिर मैं जान रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट जो है गंगा प्रोजेक्ट में भी गया है। मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए संदीप, ये है क्या, कब आपके दिमाग में आया और आप इसमें क्या कर रहे हैं? तो क्या हुआ कि अरण्यानी से ही निकला है। तो
अराउंड 2017 16-17 की बात है। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आने लगी थी कि क्या आपके पास पर्टिकुलर हर्ब है जंगलों में, ना? अधिकतर कोई कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज में है, इस तरह से, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, या अर्ली स्टेज में भी है तो भी गिलॉय दे दो, इस तरह की चीजें दे दो। वहां से ये सब चीजें आने लगी थी। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा सभी को, लोग मुसीबत में मांगते हैं तब होता नहीं है। इस एक गिलॉय आने में 30 साल का काम होता है। अच्छा भाई, एक पेड़ लगेगा जो उसको हैंडल करेगा, नहीं तो नॉर्मल पेड़ों को तो मार देती है वो, है ना? तो उसका बबूल चाहिए या नीम चाहिए जो उसके साथ बढ़ जाए। मधुमक्खी के छत्ते आने में पीपल बड़ा होगा, ठीक है, उसके इकोसिस्टम बनेंगे, तब एक नया छत्ता आएगा। 15-16 साल का काम। गाय का, देसी गाय का अगला घी आने में 3 साल का काम। तो अगर मेरे पास 100 किलो है तो 100 ही है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ा नेचर के साइकिल से, और समाज एकदम से कहीं पहुंच गया कि सडनली लोगों को याद आने लगा नेचर वापस। वाई 30-40 साल की हमारी गैप हो गई, तो बहुत ज्यादा इंक्वायरीज, बहुत ज्यादा डिमांड आने लगी। डिमांड सप्लाई का गैप विजिबल आने भाई, एंड सप्लाई इज फिक्स्ड, उसको आप नहीं कर सकते। हाँ, प्रोस्टेट बढ़ रहा है, करौंदे दे दो, है ना? बहुत नॉन चीज है। अब करौंदे कहाँ से लाओ? जितने हैं वो तो सब ऑलरेडी बटे हुए हैं। 6 साल बाद आना, ये हम बोलना पड़ता है, 6 साल बाद आना, आपके नाम का एक पेड़ लगा देंगे, ठीक है? तो कम से कम लोगों को रियलाइज तो होता है कि नेचर के साथ हम क्या कर रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं कि काम आज चालू करो, यंग लोग आज चालू करो, तो 20 साल बाद आपको मिल जाएगा। 20 साल बाद आओगे तो एक अगली क्यू है 20 साल आगे की, कुछ नहीं मिलेगा। तो आज चालू करो। तो ये मेरे साथ क्या होने लगा, शुरू बहुत सारे लोग आने लगे। एक को दे दिया तो दूसरा आया, दूसरे को दिया तो तीसरा आ गया। बैंगलोर में है, यूएस भेजना है, किसी ने समझा कि पीपल के पत्ते जरूर दे दो, क्यों पीपल के पत्ते बहुत जाते हैं यूएस हमारे। फिर मैंने रोका उसे कि हमें नहीं मालूम कि वो यूएस जा रहे हैं। तो इसलिए नहीं कि यूएस नहीं जाने चाहिए, इसलिए कि कोई क्या, हमारे पास सप्लाई खत्म हो जाएगा, कितने पीपल, कितने पत्ते हटाएंगे, पहला हमारा है। हाँ, तो ये चीज जब होने लगी, तो फिर मैंने लोगों से बोला कि भाई दवाई तो दवाई की तरह लो, आप गिलॉय इतनी ही लो, इसको ज्यादा मत लो। दे आस्क कि और क्या दे सकते हो? तो मैं फिर आदिवासियों के जो हमारे गांव है उधर गया, जितने पहचान के थे, कि आप लोग क्या दे सकते हो? तो उन्होंने कहा भैया हम लोग चावल करते हैं छोटा, जो फेंक के करते हैं, बारिश फिर पानी भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते, बस जरा जरा सा होता है, इसको मार्केट खरीदता नहीं है। तो यहाँ मैंने उन लोग को बोला एक काम करो, हम आपको गेहूं, चावल, मिलेट्स जो भी है, सबसे आपकी नजर में सबसे कम अट्रैक्टिव खराब क्वालिटी का दे देंगे, आप लोग लेना चाहते हो हमसे? अब वो उन्होंने कहा आप दे दो। मैंने एक चीज और शर्त रख दी, भैया दवाई चाहिए तो ये भी खरीद लो, ठीक है, क्योंकि दोनों मतलब ये बचाना बहुत जरूरी है। और आदिवासी हमारे आसपास जितने थे, वो ये उनका, हमारे साथी भी लोग थे, उनका ये कहना था आपने तो बड़ी लंबी यात्रा कर ली, 6-9 साल एक ही चीज पे चल रहे हो, लेकिन हम लोग 3 महीने बिना रेवेन्यू नहीं रह सकते ना, तो हमें कुछ ऐसा मॉडल दो कि हम धीरे धीरे यात्रा कर लें, थोड़े में पेड़ लगा दें, थोड़ा थोड़ा यात्रा कर लें। तो वहाँ दोनों सवाल चल रहे थे। तो जब ये डिमांड आने लगी तो वहां से मैं अपने आसपास गांव में जाने लगा, क्या कि आपका सामान मुझे वही वाला चाहिए जो कोई नहीं खरीदता। तो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, उन्होंने कहा हमारी लागत आएगी 6 रुपए, आपने 8 रुपए में नहीं खरीदा तो मैंने कहा मैं ले लूंगा 8 रुपए में। और मैंने इनको बोला आप लोग को मैं 40 रुपए में मिलेगा, ये जो नॉर्मल चावल का रेट है वही। तो एक पहला ट्रांजेक्शन हुआ, अच्छी चीज है, मेरे आईआईटी के बहुत सारे एलुमनाई उन्होंने कहा हम लेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन हुआ, और हुआ क्या कि जब उन्होंने 40 में लिया तो मैंने इन लोगों को 32 रुपए दिया कि सारा खर्चा काट के तुम लोग के 32 रुपए बच रहे हैं। तो पहली बार एक चीज की वैल्यू रियलाइज हुई, जिसको वो सोचते हैं कि यहाँ का तो थोक
कोई लेता खरीदा आड़तिया कोई लेता नहीं है, लेकिन अच्छा इसकी वैल्यू 32 रुपए है, ठीक, रिकग्नाइज हो गई। ये करने से। तो ये एकदम से यहाँ पे डिमांड आने लगी पीछे से कि हम और कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों की तरफ से भी डिमांड आने लगी कि हमें भेज दो, लेकिन फिर मैंने कहा एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा इसका, एंड उस प्लेटफॉर्म का नाम अरण्यानी ही रखा ना, अरण्यानी करके उसमें खरीद बेच चालू है। बट जब अरण्यानी चलने लगा तो मुझे फिर इंक्वायरीज अलग अलग ढंग से बुलाया जाने लगा। तो जैसे IIT कानपुर ने बुलाया, उन्होंने कहा हमारी प्रॉब्लम कुछ और है, यहाँ पे कुम्हार है, ठीक, मट्टी के बर्तन बनाते हैं, मतलब उनकी जो फ्लोरा है वो भी अलग है। तो फिर कोई नेचर से चीजें बनाने वाले आ गए, क्या आप अरण्यानी पे इसको लिस्ट कर दो, अरण्यानी में लिस्ट कर दो। तो मुझे चीज समझ आई कि इनकी प्रॉब्लम और जो एक नेचुरल काम कर रहा है उसकी प्रॉब्लम सेम है, ठीक, एक्सेप्ट प्रोडक्ट माइट बी डिफरेंट। हाँ, वो भी गंगा की मिट्टी आती है, वो मिट्टी भी नेचुरल है और उससे वो बना रहे हैं, उनकी भी प्रॉब्लम सेम है कि वो उसमें केमिकल नहीं डालते तो उनके लिए बहुत खराब जाते हैं, ठीक है, बट वो मिट्टी असली है उसमें ठीक है। तो मुझे बात समझ, प्रॉब्लम सेम है और वो भी एक सोशल इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि वो मिट्टी से ड्रेन कर रहे हैं ना, उसके आसपास पूरा एक वो भी एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो ऐसे कर करके चीज समझिए कि ये डिमांड बहुत तरीके की है, सेगमेंट्स अलग अलग है, कोई वैद्य है, कोई कुम्हार है, कोई कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है, सबको वही चाहिए। तो अब इसका नाम क्या सोचा जाए, है ना। छत्तीसगढ़ में थे, छत्तीसगढ़ का जो संजीवनी है उसके साथ हम बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा संदीप भाई अब ये फॉरेस्ट अकेले का मामला नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। मैं कहा ये तो भारत की बात है, यही मुझे भी महसूस हुआ कि ये अब बाहर जा रहा है, क्योंकि हिमालय से चीजें आने लगी, हिमालय की, तो मैंने कहा ये भारत भर की भी बात है। और तो अब इसका नाम क्या सोचा जाए, तो ये उसी पल में आ गया कि गंगा, ठीक, उसका कारण था उनका मान लीजिए अमेजोन है तो हमारे लिए तो गंगा है, ठीक है, तो गंगा करके नाम आया, बट गंगा अलाउड नहीं होता, तो मैंने कहा गंगा प्रोजेक्ट नाम रख देते हैं इसका, कि अब गंगा सोचते, क्योंकि साथ साथ मैंने आध्यात्मिक यात्रा भी बहुत की है, तो गंगा सोचते हैं मुझे उसके चारों चीज याद आ गई, ठीक है। तो भाई पहली चीज है कि परोपकारी, दूसरी चीज है कि पारदर्शिता पूरी, है ना, तीसरी चीज है पवित्रता पूरी, और तो ये तीन क्वालिटीज मैंने कहा ये तो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। ऑल ट्रेट्स ऑफ गंगा शुड बी देयर इन द मॉडल। तो पारदर्शिता पूरी की कौन गाय पाल रहा है और कौन घी दे रहा है, दोनों आपस में पारदर्शी होने की, प्लेटफॉर्म शुड नॉट कम इन बिटवीन दैट इंफॉर्मेशन, ठीक, कि आप छुपाओगे नहीं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट पहले हुआ लेकिन कई बार फेल हुआ, नाम नहीं दूंगा, लेकिन किसी ने कोशिश की कि बुनकर जो लोग हैं वो जो करते हैं उसको हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर बीच में उनका ब्रांड और उनके आर्टिस्ट हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट। तो आपने बुनकर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कराया कि ये कहीं हमारा प्लेटफॉर्म पीछे ना हो जाए। गंगा में ये नहीं होगा, डायरेक्ट कनेक्शन पूरा होगा, प्लेटफॉर्म गया, प्लेटफॉर्म काम को छोड़ देंगे ये लोग, बहुत खुशी की बात है, दैट विल बी अल्टीमेट गोल इज कि लोग उसका सपोर्ट, लोग डायरेक्ट, मतलब यू आर क्रिएटिंग अ हैंड होल्डिंग, इनिशियली मैं आपको करा देता हूं, देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो वो एक चीज हो गई। अब होता है प्लेटफॉर्म जाता नहीं है, वो बीच में कई कारण से, एक तो डाइवर्सिटी है, फिर लॉजिस्टिक्स है, फिर वो इनेबल कर रहा है चीजों को, तो वो तो रहता ही है। तो प्लेटफॉर्म बीच में इस तरह से बना हुआ है, बट पारदर्शिता तब भी रखता है प्लेटफॉर्म, एंड कोशिश करता है आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो। दूसरी चीज है कि पवित्रता का मतलब ये है कि एवरीथिंग हैज टू बी इन सिंक विद नेचर, ठीक है, आप उससे अलग नहीं जाओगे। अच्छा, परोपकारी का हमने काम रखा, हमने एक चीज रखी कि 3% ऑफ द होल, इसको ब्लॉकचेन बनाया, मतलब एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी लाया इस पे, ब्लॉकचेन बनाया कि 3% ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन किसी नीडी को जाएगा, जो चाहे कंज्यूमर सेलेक्ट कर ले चाहे पीछे वाला सेलेक्ट कर ले, और कोई नहीं सेलेक्ट कर रहा तो प्लेटफॉर्म के साथ एक लिस्ट है कि जैसे हम अभी किसी को 2000 रुपए महीने तक उसको पहुंचा देते, वाराणसी में पहुंचा देते, उनका कोटा पूरा हो जाएगा, अगले को चला जाएगा। तो आप खरीद बेच रहे हो, लेकिन 3% उसी ट्रांजेक्शन में वहां चला जाता है। तो
और उनको भी हमने काम दे दिया कि आपको 3% आ रहा है तो आप चाहो तो सेल्स भी आप लोगों को और बोल सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग आप कर सकते हो। तो ये पूरा इस तरह से गंगा प्लेटफॉर्म बना। ये जो गंगा है वो ये वैसी तो गंगा हमारा मतलब इंडिया का आने वाला अमेजन हो, गंगा अमेजन हो गया। ओके ठीक है सर, ये संदीप जी मतलब लोगों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, जो आपने मुझे बीच में अभी उड़ते उड़ते बोल दिया जो मुझे आपसे पूछना था, पर शायद आपको पता था मैं आपसे पूछूंगा तो आप पहले से ही उसको लेके आ जा रहे हैं। शायद हमारी वर्षों पुरानी मित्रता का फायदा उठा रहे हैं आप, आपको मालूम है कि मुझे क्या पूछना है आपसे। ये गंगा प्रोजेक्ट में ब्लॉकचेन का लाना, दो बहुत बड़ी चीजें हैं। मतलब गंगा एक अलग काम है, ब्लॉकचेन एक अलग काम है। ये विचार कैसे आया था कि मैं ब्लॉकचेन इसमें डाल दूं, और वो ब्लॉकचेन काम क्या कर रही है? तो ब्लॉकचेन को हम अधिकतर लोग एक गलत कारण से जानते हैं, जो कि क्रिप्टो हो गया। हाँ राइट, गलत सही जो भी बोलो। हाँ, क्योंकि हर नई गलत ही मानेंगे, इंडिया में तो अभी भी इलीगली है। नहीं, लीगल है, टैक्सेशन बहुत ज्यादा। हाँ, ठीक है, तो टैक्सेशन हद से ज्यादा, वो स्पेकुलेशन पर टैक्सेशन है, प्रोडक्ट को तो अभी भी माना नहीं जा रहा। हाँ, नहीं, ब्लॉकचेन तो चलती है, ब्लॉकचेन चलेगी, जैसे आपके टेक्नोलॉजी इज राइट, सारे डिजिटल जितने डॉक्यूमेंटेशन है वो ब्लॉकचेन है। या आप अपार आईडी बच्चों का जो लेके आए हो वो एक्चुअली ब्लॉकचेन पे ही लाना पड़ेगा उसको, नहीं तो आप ट्रैक कैसे करोगे। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, छोटी सी, बहुत कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। बेसिकली वो लेजर एक से एक चीज को रिकॉर्ड करती है। तो गंगा में अब आपको पूरी पारदर्शिता देनी है कि इसने बेचा और उसने खरीदा। तो मैं ये कहूँ हमारी ऑडियंस की समझ के लिए कि ब्लॉकचेन क्या एक रजिस्ट्री है, ना, तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसको रजिस्टर कर दिया आपने, नोबडी कैन चेंज दैट। हाँ, नोबडी कैन चेंज दैट। तो आपने किया, मैंने किया, अब उसमें हमने एक काम और कर दिया, और ये काम बहुत एक MIT प्रोफेसर है उनके साथ मिलकर जीनियस का काम था। हालांकि ये प्ले आउट अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब कोई चाहे, कोई सरकार बदल जाए, व्यवस्था बदल जाए, प्ले आउट हो जाए, कि हमने हर ट्रांजैक्शन को टोकनाइज कर दिया। कि आपने शहद खरीदा, मैंने बेचा, हम दोनों को एक एक टोकन मिल गया। और वो टोकन, लेट्स अज्यूम आपने 100 रुपए का दिया, मुझे 90 रुपए मिले, 10 रुपए बीच में रहे, तो वो टोकन ने 5 रुपए आपको दिए, 5 रुपए मुझे दिए, तो टोकन है 5 रुपए का। बेचना चाहो बेच लो, नहीं बेचना है अपने पास रखे, फ्यूचर में रखे। अब पुरानी बात पे चले जाते हैं कि स्केर्सिटी बहुत है, ठीक? और यदि डिमांड बढ़ती गई, आज की डेट में हाल ये है कि गाय है नहीं, ठीक है, अगर कोई ऑथेंटिकली बोल दे कि हाँ मेरे पास असली देसी गाय है, तो उसकी घी की वैल्यू 2-2.5 रुपए हो जाती है, ठीक है। नहीं दे पाता ऑथेंटिसिटी तो 400-500 रुपए है, एक्स फार्म प्राइस 300 रुपए, ठीक। तो ऑथेंटिसिटी की वैल्यू क्या है, 300 से 2000, 2500। अब ये चीज अक्रॉस नेचर लागू हो रही है, हर चीज पे लागू हो रही है। तो आपको जो टोकन मिला है वो उस चीज का मिला है कि ऑथेंटिसिटी अगर डिस्कवर हो गई और डिमांड बढ़ गई तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप जो नेक्स्ट टोकन में ट्रांजेक्शन कर रहा होगा वो टोकन 200 रुपए दे रहा होगा एक दूसरे को, ये टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये टोकन इज अ स्टोर, मैं टेक्निकल डिटेल नहीं आता, स्टोर वैल्यू ऑफ द एसेट। जैसे एक पेड़ से शहद निकल रहा है, आपको टोकन मिलते जा रहे हैं, तो एक्चुअली ये वो प्रॉब्लम है कि पेड़ की वैल्यू देने को ना बैंकिंग सिस्टम तैयार है, ना गवर्नमेंट उसको वैल्यू दे रही है, ना कोई दे रहा है। बट आपके पास जो टोकन है, तो शहद का आप बेच रहे हो 10,000 का, लेकिन टोकन का वैल्यूएशन हो चुका है 10, जो होना चाहिए लाख रुपए या जो भी, ये वो। तो ये हम लोग ने इसलिए इसको ब्लॉकचेन आई तो ब्लॉकचेन पे टोकन में डालते हैं। ये कभी भी हो सकता है इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट करके प्रोटोटाइप की तरह छोड़ दिया हमने, ठीक है, ट्रायल करके छोड़ दिया, ठीक है। एंड ट्रायल से आप सेटिस्फाइड है? हाँ, वर्केबल। तो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये बोलते हैं आज ही मैं टोकन देता हूँ, उनको हो जाता है। सो बट द थिंग इज द आइडिया, ये आइडिया इतना गंभीर आइडिया था कि इट इमीडिएटली टुक मी डीप इनटू विचारधारा, मतलब जो पॉलिटिकल विचारधारा होती है, जब आप अगर उसको कवर करना चाहो तो, ठीक है, उनमें चले गए। एंड उनमें कहाँ पे वो लोग रुक गए, ठीक है, कहाँ पे वो
पैसे से पिट गए ना, क्योंकि वो एक व्यक्ति पैसा छाप रहा है, वो अपने हिसाब से छाप रहा है। कहाँ आप उसके नीचे दब गए पॉलिटिकल विचारधारा है, कहाँ पे भारत के अनुसार पैसा हो सकता था और उससे निकालने का रास्ता, ये बात। तो संदीप, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये मुझे ना अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ भी लेके जा रहा है, जहां पर आपने अब बात शुरू करी है इकोनॉमी की। तो कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है इस लास्ट सेगमेंट में, और आपकी ओपिनियन जाननी है उस पर। देखो, अभी ना कल का ही फिगर है कि इंडिया का जीडीपी इज हाईएस्ट। अब ये एक रियलिटी है, जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, तो ये एक रियलिटी है, एक नंबर है, वी हैव टू सी दैट। पर मुझे आपसे एक आपका ओपिनियन जानना है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर टाइप ऑफ, जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्योर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मापने का क्या सही तरीका सिर्फ जीडीपी ग्रोथ है, या जीडीपी ग्रोथ सही तरीका है ही नहीं? इसमें मैं संदीप, वो जो इक्वालिटी और कॉन्सेंट्रेशन और मोनोपोली डुओपोली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे किसी कंट्री की ग्रोथ देखनी हो तो आज के कंटेक्स्ट में ऐसे देखते हैं। हाँ, जीडीपी तो एक मैट्रिक है, ठीक है। मैट्रिक तो न्यूट्रल होती है, एग्नोस्टिक होती है, एग्नोस्टिक है, ठीक है, बिल्कुल। वो किसी का फेवर नहीं करती, वो किसी का अगेंस्ट ऐसा नंबर है। लेकिन कहाँ पे दिक्कत होती है, अब मैं समझाता हूँ। मेरे हिसाब से भारत की जीडीपी अगर मेरे हिसाब से नापोगे तो 4-5 ट्रिलियन नहीं होनी चाहिए, 50 ट्रिलियन होनी चाहिए, ठीक ठीक। इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहूंगा। लेकिन वो 45 ट्रिलियन आपको वैल्यू नापने में लाना पड़ेगा, मेजरमेंट में लाना पड़ेगा। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी को नापना, इकोनॉमिक ग्रोथ को नापना तो है, पर जीडीपी का जो मेजरमेंट का तरीका है, इसमें आपके कुछ ऑब्जर्वेशन, तो उसमें बहुत सारी चीजें छूट रही है, आपका ऐसा कहना है? बहुत सारी चीज, तो उसमें एग्जांपल के साथ नहीं तो वेग हो जाएगा। तो क्या है, देखिए, पहले आते हैं कि जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, जब स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे होते हैं, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे किस तरह से बैलेंस शीट बनेंगी, क्योंकि आप एमबीए में अकाउंटिंग में बैलेंस शीट पढ़ाते हैं, तो आप बैलेंस शीट्स में जैसे किसी कंपनी की एसेट्स की बैलेंस शीट बनाते हो, तो उसमें बिल्डिंग डालते हो, उसमें लैंड डालते हो, करेक्ट, और उसके अगेंस्ट आप लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। अब आप ये देखो, अगर उसी में एग्रीकल्चर लैंड आ गई, ठीक, तो आप कितनी लायबिलिटी उसके अगेंस्ट क्रिएट करोगे। वहीं पे अगर अर्बन लैंड आ गई या बिल्डिंग आ गई, तो उसके अगेंस्ट कितनी लायबिलिटी आप क्रिएट कर सकते हो। बिल्डिंग 1 करोड़ की है, लायबिलिटी मोटा मोटा 1 करोड़ की खड़ी कर लोगे, ठीक। अर्बन लैंड 1 करोड़ की है, लायबिलिटी 1 करोड़ की खड़ी कर लोगे। एग्रीकल्चर लैंड 1 करोड़ की है, लायबिलिटी 10 लाख की खड़ी करोगे। तो आपने पार्शियल ट्रीटमेंट कर दिया। क्यों भाई, अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ की है तो फिर 1 करोड़ की क्यों नई लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है? ये कौन सा रूल आ गया? एसेट्स को क्यों डिफरेंशिएट कर दिया? ठीक। तो वैसे ही ये डिफरेंशिएशन, जब एक, देखिए, हर देश को अपने हिसाब से बैलेंस शीट बनानी चाहिए। ये नहीं हो कि वेस्ट में बैलेंस शीट बन के आई और वो हमारे पूरे सिस्टम पे लागू हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस पढ़ना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको लोन मिलेगा, पोस्ट डिग्री आपको कुछ स्टार्ट करने का भी लोन मिल जाएगा। लेकिन वहीं कोई यदि वैद्य है, वो या कोई स्टूडेंट वैद्य बनना चाहता है, तो उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है ना। हालांकि वो भी मान्यता प्राप्त चीज है, उसके लिए गवर्नमेंट कैंपेन्स तो बहुत करती है, उसके लिए कोई नहीं है। तो कहने का मतलब होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम की बैलेंस शीट्स में भारत बाहर हो गया है, इंडिया अंदर, इंडिया जिसको वेस्ट ने नाम दिया वो अंदर है। अब ये जो भारत बाहर हुआ है, ये हुआ है 45 ट्रिलियन का। कैसे बाहर होता है? बाहर रेन वाटर गिरता है pH 7 का, इसकी कोई वैल्यू नहीं है
फसल में इसकी जीरो वैल्यूएशन जाती है फसल कैलकुलेट होने में, ठीक है। रिवर्स का हम पानी ले लेते हैं, उसकी वैल्यूएशन जीरो जाती है, हम्म, और उस वैल्यूएशन से कोका कोला बनता है तो उसकी वैल्यू आ जाती है, हम्म। तो इस तरह से वैल्यूएशंस में गेम हो जा रहा है। तो जीडीपी इन अच्छा उसका जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है कि वो कुछ और कर सकता था, वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो जीडीपी की पूरी टेम्पलेट है जो सीए जो पूरा मायाजाल चलाता है, तो ये भाई जो पढ़ के आ रहे हैं वही चलाएंगे और जो रूल है नियम कानून है वही चलाएंगे, राइट। लेकिन उसमें इसको बाहर कर दिया ना। तो इसका क्लासिक रीजन है जीडीपी, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बोलता है कि हम फाइनेंशियल कैपिटल पे चलेंगे, ठीक। हम सोशल कैपिटल, हम नेचुरल कैपिटल को नापेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम भारत जो देश है ये सोशल कैपिटल और नेचुरल कैपिटल का गोल्ड मतलब अगर यूनिवर्स का सेंटर है। आप इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अमेरिका चले जाइए, गांव गांव आपको अचार मिलते हुए नहीं बनेंगे, ठीक। आपको स्टे करना होगा, आप किसी से बोल नहीं पाओगे कि मैं दूर से आया हूँ, अकेला यात्री हूँ, कोई मुझे नहीं जानता, मुझे एक रात कमरा दे दो, राइट। ये सोशल है, ये सोशल कैपिटल है, राइट। इस सोशल कैपिटल को आप खत्म कर दो, फिर क्या होगा, फाइनेंशियल कैपिटल में बदलेगी। यही यात्री आएगा, कहेगा मैं $1000 दूंगा, मुझे इन मिल जाएगी कहीं पर ना, मुझे कोई लेडी फ्री अचार बना के नहीं देगी। तो आप सोशल कैपिटल पूरी जब खत्म करते हो और जब नेचुरल कैपिटल को जीरो पे लाते हो, तब फाइनेंशियल कैपिटल का में वर्थ आती है। नहीं तो ये प्योर बार्टर थी पहले, मतलब ये सोचा समझा है, ये भाई प्योर बार्टर थी। बार्टर में जीरो वैल्यू होती है, बार्टर में करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक। तो जब बार्टर में वैल्यू लानी है तो आप सोशल कैपिटल खत्म करो, नेचुरल कैपिटल खत्म करो। ये हर देश के पास होती है कम ज्यादा मात्रा में। अफ्रीका के पास नेचुरल कैपिटल बहुत है, सोशल कैपिटल थोड़ी कम है, ठीक है। ब्राजील में सोशल कैपिटल भी होगी, है ना। तो कई जगह एशिया में बहुत सारी, भारत की एक बहुत बड़ी कैपिटल है विच इज कॉल्ड सिविलाइजेशनल कल्चरल कैपिटल। इसमें आपका पूरा पॉडकास्ट चला जाएगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत मजेदार ज्ञान है ना। ये बताऊंगा कि कैपिटल होती क्या है, हाँ, और ये कितने सालों में बनी है, हाँ, और बाकी सिविलाइजेशन में कैपिटल तक क्यों नहीं पहुंचे। तो ये बहुत मजेदार टॉपिक है। तो ये चीज, तो आप जब आप इस कैपिटल को वैल्यू करोगे ना, तो हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। और वो इकोनॉमी अपना एहसास कराती है। अब मैं एहसास पे आ जा रहा हूँ, आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो कब कब एहसास करा देती कि वो है। कोरोना तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था, लेकिन एक मैजिक ट्रिक है इस देश में, ठीक है, जिसके कारण बहुत गलत काम होते हैं। एक मैजिक ट्रिक है, ठीक है? वो मैजिक ट्रिक आप देखना, किसी और देश में आप फाइनेंशियल फिस्कल मिसमैनेजमेंट करो, टोटल भ्रष्टाचार करो, ठीक है, कुछ भी करो, है ना, असमानता जितनी भारत में उतनी हो जाए, 1% पीपल होल्डिंग, एक्चुअली वो फाइनेंशियल एसेट होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ जो सोशल और जो नेचुरल एसेट वाले हैं उनको तो चिंता ही नहीं, कोई चिंता नहीं, आज ऐसे वो चिंता ही नहीं, तो कितना भी होल्ड कर लो, राइट। ये कुछ और कैपिटल होल्ड कर रहा है। बट क्या होता है, यू कैन डू वॉट एवर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, यू कैन मिसमैनेज, मिसगवर्न एवरीथिंग, ठीक है। आपको इन्फ्लेशन नहीं आता है, ये ट्रिक है। ये काम आप यूरोप में करोगे तुरंत, या यूएस में करोगे तुरंत, भागते दौड़ते इन्फ्लेशन आएगा और गवर्नमेंट्स को भगा देगा। यहाँ पे क्या होगा, आप कल की डेट में सारे लेट्स अज्यूम व्हीकल्स बंद कर दो, आंख बंद करके, जैसे हमने शर्लॉक होम्स वाली बात की, आप इमेजिन करो क्या होगा, ठीक है। लोग निकल पड़ेंगे कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सडनली कहीं से आप सब्जियां, मतलब आप एक चीज बंद करोगे, ठीक है, उसके 50 सब्स्टिट्यूट्स के ठेले अपने आप आ जाएंगे। हमारा जो यंग जनरेशन है वो कोरोना को याद रख रहा है, हाँ, उसको पता है हुआ है ये। हाँ, बट आप ये बोलो, इस मार्केट में दे डोंट अलाउ द होल सोसाइटी, and the natural and social capital and cultural capital does not allow inflation to reach a pinching level.
Oh, हाँ, that's a great idea. मतलब what you are saying is हाँ, कि तो थोड़ा इसके कारण हमारे यहाँ बहुत, जो हम बोलते हैं ना, नेता लोग क्या कर रहे नहीं हैं, नहीं संदीप, अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो बहुत उनको फ्री लीश मिली हुई है। संदीप, what magical thought you have given. What you are saying is कि अभी तक हम अगर ये मानते आए हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी से भी एक हथियार है, हाँ, ऐसा नहीं है नहीं, कि अगर आप सोशल कैपिटल को, अपने सिविलाइजेशन को, कल्चर को बीच में ले आओगे तो दैट कैन आल्सो वेरी वेल कंट्रोल द इन्फ्लेशन. हाँ, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. और जो मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ कि आप ये तो मान रहे हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का तरीका जीडीपी सही है, पर जीडीपी पर से को नापने के तरीके पे हमें कुछ विचार करना होगा. बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज ने जो चीजें छोड़ी हैं, शायद वो स्ट्रक्चर्ड था, जहां पर वो कोर में नहीं है वो छोड़ी गई है. हमें इंडिया में जहां हम कोर में है, हमें उसको वो नहीं छोड़ना चाहिए. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. दैट्स अ ग्रेट आइडिया संदीप. मतलब इस पे तो वाकई में हमको ऑफ द सीन भी बहुत सारी बात करनी है, तो हम करेंगे. संदीप, लास्ट में मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ बात, और फिर मैं हमारे क्लोजिंग सेगमेंट पे भी जाऊंगा. मुझे बहुत छोटा सा आंसर चाहिए एंड बी रियल इन दैट. इंडिया का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, आप आपको कहीं कुछ उसमें दिक्कत नजर आ रही है क्या? इफ आई गिव यू द टाइमलाइन नेक्स्ट से 25 years, मतलब जो अब जनरेशन वर्किंग शुरू होगी और वो 50 की उम्र तक काम करेगी, उनको क्या इकोनॉमिक सिचुएशन में कुछ दिक्कत दिखती है, या वी विल बी फ्लरिशिंग? वी विल मेक अ यू टर्न. जो हम बात कर रहे हैं ना कि वी विल क्विकली रियलाइज फॉर मेनी रीजंस हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे. ठीक है? क्यों? हमारे पास हमारे नेचुरल एसेट्स बचे नहीं हैं, नदियां खत्म हो रही हैं, रिसोर्सेज बहुत महंगे होते जा रहे हैं. ठीक है? ये जो इस मॉडल पे हम नहीं चल पाएंगे. ठीक है? ना फिजिक्स अलाउ कर रही है, ना इकोनॉमिक्स अलाउ कर रही है, ना टेक्नोलॉजी अलाउ कर रही है, तो इस पे नहीं चल पाएंगे. तो क्या होगा, यहाँ पे कोई जवाब नहीं है, ना अनएम्प्लॉयमेंट का जवाब है, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है. तो हम बाय फोर्स अब पेनफुली लेंगे कि हम खुद से बड़ी शांति से ले लेंगे. ये मेरी कोशिश, मेरा अगला लाइफ का काम ही ये है कि हम बड़ा आराम से पीसफुली एक दिन में हम यहाँ से वहां चले जाएं. ठीक, मेरा मानना है एक दिन में जा सकते हैं, एक दिन में से दूसरा दिन लगेगा, जिस प्रकार सिंगापुर एक दिन में यहाँ से वहां चला गया. ठीक, हम एक दिन में यहाँ से वहां जा सकते हैं. तो मेरा मानना है बिना बिना कोई पेन लिए लोग भुगते नहीं, कि मेहनत कर रहे हैं, लाइफ निकल रही है, बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, पेन लिए बिना, पेन से अवेयरनेस आए, कि जो अवेयरनेस है उसको तुरंत लागू कर दो जिनके पास है. तो मेरा मानना है कि यू टर्न होगा. यू टर्न के कारण सिर्फ भारत के नहीं है, यू टर्न के कारण बहुत ज्यादा है. मतलब अगर आप मेरा अपने बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों से था, काफी समय से चल रहा था, कि लोगों का मानना था कि 29-30 इस जोन में 2030-2029 इस जोन में फाइनेंशियल सिस्टम क्रैक्स आने लगेंगे, क्योंकि मल्टीपल चीजें, जितना मनी प्रिंटिंग हो गया है, वो मनी प्रिंटिंग या तो इनइक्वलिटी पैदा करेगा, और या यदि सबको वो फीड करने लगा ना, तो रिसोर्सेज धरती के पास नहीं है, तो इट विल टेक अ डिस्ट्रीब्यूटेड यू टर्न. अब उसमें कुछ चीज ग्लोबली हुई है कि ऑयल के ऊपर जो लड़ाई हुई वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चली गई. ठीक, तो कुछ चीजें तेज हो गई, कि जो ऑयल लिंक्ड करेंसीज थी वो एकदम उन पे प्रेशर आ गया है, तो वो ग्लोबली चल रहा है. अब इसके कारण भारत पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी उसी तरह से डिजाइन कर लेंगे अपने सिस्टम्स. ये प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर के दो रिस्पॉन्सेज होते हैं. एक रिस्पॉन्स ये होता है कि आप और ज्यादा अपने ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो. आप और ज्यादा बंधन करो अपने ही लोगों पे, मतलब रिस्ट्रिक्ट करो. जैसे
विपन्नता में आ जाते हैं ना हाँ। कि आप कम करो, राष्ट्रीय राशनिंग कम करो, तो आप बाय फोर्स करो, कैसे भी करो, कैसे वो एक रिस्पॉन्स ये होता है, बट वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। बट वो रिस्पॉन्स होगा ना। दूसरा रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप जो हिडन एनर्जीज है भाई, जिस सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल और इसको बैलेंस शीट जीडीपी नहीं ला रही है, आप उसको जीडीपी में लेके आओ। उसका एक रेजिस्टेंस होता है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जो लोग फाइनेंशियल कैपिटल में बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल एंड सोशल कैपिटल, जो लोग दे आर डूइंग वेल, राइट, और उनके पास लीड है, मतलब दे हैव इन्वेस्टेड इन एजुकेशन या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोग एक इस चंगुल इसको छोड़ते हुए, ठीक है, जो भी फोर्स इसको चेंज करेगा उससे वो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके रेजिस्टेंस की है ही नहीं, समाधान दूसरी तरफ है नहीं, तो ये अपने आप बाय फोर्स आता जाएगा। अब अगर अवेयरनेस के साथ आ रहा है, पब्लिक अवेयर है कि हाँ हमारे पास सोशल कैपिटल है, हमारे पास नेचुरल कैपिटल और इसकी वैल्यू है, तो बहुत जेंटली हो जाएगा, बहुत जेंटली हो जाएगा, राइट। अगर जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, पर होना निश्चित है। बट होना निश्चित है। देखिए इकोनॉमिक्स तो एक मैथमेटिकल साइंस है, ठीक है, फिजिक्स एक रियल साइंस है, ठीक है, फिजिक्स आपकी ये बात को नहीं सपोर्ट कर रही है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए, हमारी ऑडियंस ने इसको भी समझा होगा। संदीप, ये वाला सेगमेंट बड़ा मजेदार है, ठीक है। ये सेगमेंट में हमारा रैपिड फायर होता है जिससे हम एंड करते हैं, और इसमें हम आपसे बहुत अजीब अजीब से सवाल भी करते हैं, और आपको बहुत छोटे छोटे उत्तर उसके देने होते हैं और देने ही होते हैं। वो चॉइस आपके पास नहीं है, आप पास ऑन नहीं कर सकते क्वेश्चन। मैंने कई दफा आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखा है कि आप ना बहुत छोटी सी जगह पर किसी छोटे से ईटिंग जॉइंट पर बहुत छोटे से व्यक्ति के यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो। वो खाना पसंद करेंगे या यूएस जाके फिर से कहीं डिनर करना पसंद करेंगे? मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, 2007 से मैंने उसको रिन्यू नहीं कराया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आपका जवाब मुझे मिल गया। आपके हिसाब से ग्रोथ और वैल्यू किसको भेंट करोगे? किसको भेंट दोगे आप ज्यादा? वैल्यू को। अगर मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखूं सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का, तो आप निश्चित ही सस्टेनेबिलिटी को चुनेंगे? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, दोनों में वो नहीं है, लेकिन इस और नहीं है, एंड है, एंड ये भारत है, ये भारत है। अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई टेक यू बैक इन 2000, फिर से शुरुआत करने को कहूं, शुरुआत वैसे ही होगी या डिफरेंट होगी? आज की नॉलेज से, व्हाटएवर, जैसे भी आप समझना चाहें। शुरुआत वैसे ही होगी। वैसे ही होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गिवन अ चॉइस, आपको चुनना पड़े, जंगल चुनेंगे या नदी चुनेंगे? जंगल चुनेंगे। लास्ट सवाल है, आदिवासी आपके ट्राइबल साथी या आपके दोस्त? दोस्त है, मस्ती कर, हम लोग सीरियस नहीं होते, मस्ती ज्यादा करते। संदीप, टाइम का कंस्ट्रेंट है, नहीं तो मैं अभी इसको और आगे ले जा सकता था, बट आई होप हमारी ऑडियंस ने इसको थॉरोली एंजॉय करना है। इसको हम पार्ट्स में लेके जाने वाले हैं, और ये हमारा पहला ऐसा सेगमेंट होने वाला है जहां पर हमारा पॉडकास्ट पार्ट्स में जाएगा। Thank you so much. The way you have explained everything to everyone of this, जो भी इस शो को सुनता है, मुझे लगता है आपके एग्जाम्पल्स जो आपने दिए वो इतने एप्ट हैं कि वो एग्जाम्पल्स ही थ्योरीज जैसे लग रहे हैं। थैंक यू संदीप फॉर कमिंग। थैंक यू।